जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम आज के लेक्चर में सीखेंगे अपने सब्जेक्ट का ओरिजिन, कि हमारा जो सब्जेक्ट है ऑडिट ये ओरिजिनेट कब हुआ और इसके क्या इस सब्जेक्ट के कोई एडवांटेजेस हैं, इंसानों को इस सब्जेक्ट के आने से कोई फ़ायदा हुआ, अगर वो फ़ायदा हुआ तो वो क्या फ़ायदा था। ठीक है, दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, एक ओरिजिन और एक एडवांटेजेस है। एश्योरेंस सर्विस का मतलब होता है ऑडिट इंगेजमेंट। सर्विस का एक दूसरा नाम इंगेजमेंट भी होता है और एश्योरेंस ऑडिट का एक दूसरा नाम एश्योरेंस भी है। तो एश्योरेंस सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, एक तरह से ऑडिट इंगेजमेंट। तो कह रहा है मुझे पता है, हालांकि थोड़ा सा कुछ चीज़ों में फ़र्क है। एश्योरेंस का वर्ड टेक्निकली एश्योरेंस और वर्ड ऑडिट में फ़र्क है, लेकिन फिलहाल चूंकि बेसिक्स हमारी बन रही हैं तो दोनों को आपने एक ही टर्म लेके चलना है। तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आपको नोट्स मिल गए होंगे। मैं कुछ थोड़ा सा हमारा जो नोट्स होगा या अभी कुछ दिन के बाद जो बुक अवेलेबल होगी इसका स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अगले 5-7 मिनट में। अटेंटिव होकर सुनिएगा। जब कभी आपको अभी जैसे ये नोट्स मिले हैं, इसके अलावा जब बुक मिलेगी तो आप देखेंगे बुक डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हर बुक डिवाइडेड होती है। किसी भी चैप्टर का जो पहला पेज होगा वो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। पहले ऊपर चैप्टर नंबर लिखा होगा, उस चैप्टर का नाम बेसिकली आपको ये बताता है कि इस चैप्टर में आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद उस चैप्टर में जितने भी डिस्कशन है उसे हमने लॉजिकल कंसेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर चैप्टर में जितनी भी डिस्कशन होगी लॉजिकल कंसेप्ट्स में, ताकि आपको पता चले इस चैप्टर में आप कितने कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और वो कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे इस चैप्टर में आप 3 कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, वो कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, वो ये कंसेप्ट्स हैं। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब रिवीजन करनी है ना, रिवीजन जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपने रिवीजन खुली किताब से नहीं करनी, बंद किताब से करनी है। रिवीजन का असूल लिख लीजिए। रिवीजन का असूल क्या है? रिवीजन खुली किताब से नहीं करनी, बंद किताब से करनी है। क्योंकि पेपर देने हम जाते हैं ना तो उस वक्त हमारे सामने किताब खुली नहीं होती, बंद होती है। खुली किताब का मतलब क्या कि आपने रिवीजन करनी है, ये चैप्टर है, चैप्टर के पेज 2 पे गए, लर्निंग ऑब्जेक्ट ये देखा क्या लिखा, इसको रिवाइज कर लिया। भाई ये कौन सी रिवीजन हुई, ये तो आपको एक नज़र देखते ही पता चल जाएगा इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। ठीक है, एग्जाम में जाके तो हमने इस तरह सोचना होता है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर में था, किस कंसेप्ट में था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो जब आप रिवीजन किताब खोल के कर रहे होते हैं ना, सफ़ा सामने होता है, तो बेसिकली आप उसको एक तरह से रीड करके ही रिवाइज कर रहे होते हैं। तो आपने रिवीजन करनी है किताब बंद, यानी आपके सामने एक कंसेप्ट खुला ना हो। तो जो पहला पेज है इसमें आपको वो कंसेप्ट तो जो रिवाइज करने आपने उसकी लिस्ट तो नजर आ जाएगी, उस कंसेप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपने जब कभी किसी भी चैप्टर की रिवीजन करनी है सिर्फ पहला पेज सामने रख के रिवीजन करनी है, बाकी के पेजेस को नहीं देखना। हाँ, जब रिवीजन कर लें उसके बाद ये देखने के लिए कि रिवीजन कितनी कमी बेशी उसमें हुई, उसके बाद आप आगे अंदर चैप्टर के जा सकते हैं। तो ये पहला पेज है, इसको आपने रिवीजन के लिए यूज करना है। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन क्या वो शो करवा रहा है आपको, ये देख लीजिए। इस चैप्टर में 3 कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स के नाम ये है हमारी बुक के लिहाज से। लेकिन क्या आपको मैंने बताया था जो कोर स्टडी मटेरियल होगा हमारा वो आई कैप का होगा। ठीक है, आई कैप की बुक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे पर्सनली मैं एग्री नहीं करता कि होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में होनी चाहिए, आई कैप की बुक में नहीं है। लेकिन मेरे समझने या ना समझने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैप ने तो टेस्टिंग उसी मटेरियल में से करनी है जो उसकी आई कैप जो उसकी बुक में मौजूद है। कैफ 8 में आई कैप की 2 बुक्स होती हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स में आई कैप की एक ही बुक है, उसी के अंदर उसने कंसेप्ट्स डिस्कस किए होते हैं, उसी के अंदर क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने कैफ 7 पढ़ा होगा, कैफ अब अकाउंटिंग के मुझे नहीं पता कि क्या है, अकाउंटिंग में शायद अलग क्वेश्चन बैंक अलग होता है, स्टडी टेक्स्ट ऐसे होता है, नहीं होता। ऑडिट में अभी एज ऑन टुडे तक स्टडी टेक्स्ट अलग होता है और क्वेश्चन बैंक अलग होता है। 2 बुक्स आपने अगर आई कैप की आपका कोर स्टडी मटेरियल होगा। हमने क्या किया है, हमने आई कैप की बुक को सामने रख के उसके सारे कंसेप्ट उठा के इस बुक में तरतीब चेंज की और कुछ उसको यूज़र फ्रेंडली किया। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ चेंजेस हैं वो हमने किया, लेकिन ये इंश्योर किया कि आई कैप का स्टडी टेक्स्ट
आई कैप का क्वेश्चन बैंक, इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे हमारी बुक में मौजूद हो। तो हमने कैसे इंश्योर किया, ये आगे हर कंसेप्ट के सामने आपको कुछ रेफरेंस लिखे नजर आ रहे होंगे। ये रेफरेंस क्या है, ये आई कैप की बुक के, ये आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के रेफरेंस है, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक के रेफरेंस है। यानी आप इस कंसेप्ट को अगर आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं आई कैप की बुक में ये मौजूद है भी नहीं, अगर है तो किस जगह पे है, तो आप ये रेफरेंस मौजूद हैं, आप इन जगहों पे जाके उनको रीड कर सकते हैं और वहां पे जाके टिक कर दीजिएगा, वहां पे जाके टिक कर दीजिएगा। ठीक, पैरा नंबर 1.2 1.3 ब्रैकेट में लिखा है चैप्टर नंबर। इसका मतलब क्या कि ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 1.2 1.3 में आपको मिलेगा। 1.2 में भी इसका जिक्र है, थोड़ा सा कंसेप्ट 1.2 में, थोड़ा सा कंसेप्ट 1.3 में डिस्कस हुआ है, कुछ 1.4 और कुछ 5.1 में। यानी ये 3-4 पैराग्राफ को हमने इकट्ठा करके, क्योंकि लॉजिकल इंटर रिलेटेड थे, हमने एक जगह पे प्रेजेंट कर दिया। कभी कभार आपको पार्ट का लफ्ज मिलेगा। पार्ट का मतलब ये है कि जो 1.3 है ना पैराग्राफ, आधा पैरा इस कंसेप्ट से रिलेट करता है, इसका कुछ हिस्सा, और इस पैराग्राफ का कुछ पार्ट शायद किसी दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करता है। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक बहुत टेक्निकल कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, अटेंटिव होके देखिएगा। इस नंबरिंग का मकसद ये है, रेफरेंस देने का मकसद ये है कि आपको ये इंश्योर हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमने आई कैप के बुक्स में जो मटेरियल कंसेप्ट्स है वो भी सारे कवर कर लिए। क्लियर? इस नंबरिंग का मकसद क्या है कि ये कंफर्म हो जाए कि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक में जितने कंसेप्ट्स हैं वो भी आपने कवर कर लिया। अटेंटिव होकर सुनिएगा बात, एक बहुत अहम कंसेप्ट और बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबरिंग समझ आ गई आपको? इसके बावजूद अगर आप ये सारा काम कर लेते ना, इसके बावजूद आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये जब सारे चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे कि आई कैप की सारी बुक कवर हो गई कि नहीं। गौर से सुनिएगा कंसेप्ट, जब हर कंसेप्ट के आगे हमने नंबरिंग लिख दी आई कैप की, इससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो आई कैप की बुक में शामिल है, ये कंफर्म हो रहा है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा कि आई कैप के सारे कंसेप्ट्स आपने पढ़ लिए। पिक कर रहे हैं बात को? मुश्किल बात है। फिर से सुनिए, हमने हर कंसेप्ट के आगे नंबरिंग लिखी आई कैप की, इससे ये तो कंफर्म हो गया कि ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में शामिल है, लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि आई कैप की बुक के सारे कंसेप्ट्स इस बुक में ये कंफर्म नहीं हो रहा। भाई ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो फिर ये कैसे कंफर्म होगा? ये कैसे कंफर्म? देखें, एक होता है डोर, होती है ना डोर, हमारे एविडेंस में हमारा जो एविडेंस होता है ये डोर है ना, डोर। आपने बहुत अहम कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अटेंटिव होके। ये है डोर, ये है डोर, ये इसके हैं दो सिरे, एक सिरा है ए, एक सिरा है बी। ठीक है? मैथ क्या कहता है, ए से पॉइंट बी की तरफ जाए या पॉइंट बी से ए की तरफ है, सेम डिस्टेंस है। मैथ कहता है ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, सेम है। ऑडिट में डोर के ए सिरे से बी की तरफ जाएं तो प्रोसीजर और है, एविडेंस और है, और अगर बी से ए की तरफ आए तो एविडेंस और है। ठीक है? अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं ना कि क्या हमारी जो बुक है, इंस्ट्रक्टर की बुक, उसमें जो कंसेप्ट है वो आई कैप की बुक में है कि नहीं, मकसद क्या है? अटेंटिव होके आज के लेक्चर में कुछ भी ना सीखा, ये कंसेप्ट सीख लिया, हकदा हो गया। कौन सा कंसेप्ट? अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टर की बुक में जो कंसेप्ट है वो आई कैप की बुक में है कि नहीं, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इंस्ट्रक्टर की बुक में से और देखना पड़ेगा आई कैप की बुक में है कि नहीं।
और अगर आपका मकसद ये है कि ये देखना है कि आईकैप की बुक के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्टर की बुक में है कि नहीं, अब आपने स्टार्ट इंस्ट्रक्टर बुक से नहीं करना, शाबाश, आईकैप की बुक से करना है और एक एक कंसेप्ट को उठा के चेक करना है बुक इंस्ट्रक्टर की बुक में शामिल है कि नहीं। दोनों में फर्क समझ आया? यानी इंस्ट्रक्टर बुक से आईकैप की तरफ जाएं तो कोई और मकसद पूरा होगा, आईकैप की बुक से इंस्ट्रक्टर बुक की तरफ आए कोई और मकसद पूरा। इस कंसेप्ट को पिक कर लें, ठीक है, और इसको आपने रिवाइज करते रहना है वक्तन फवक्तन। ये अहम कंसेप्ट है, लेकिन ये हमारे आगे किस चैप्टर में काम आएगा वो भी नहीं बता रहा। फर्क समझ आ गया? ए से बी की तरफ जाए तो और प्रोसीजर और एविडेंस, बी से ए की तरफ आए तो कुछ और चीज है। चलिए, अब ये क्लियर हो गया, इसके साथ आईकैप के क्वेश्चन बैंक के भी रेफरेंस। लेकिन हमने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली है कि आईकैप के बुक के क्वेश्चंस और कंसेप्ट सारे इंक्लूडेड हो, फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप रोज रोज ये चेक ना करें, ठीक है। जिस दिन कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए या आइडियली जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तकरीबन 1 महीना आपके पास होगा, उस वक्त आप आईकैप की बुक को ओपन करें और 2-3 दिन में सारी चीजें देख लें। आपको यह भी पता चल जाएगा कि कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया, और अगर कोई फर्ज कीजिए कोई कंसेप्ट रह गया है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और आपकी तसल्ली भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाएगी, तसल्ली भी हो जाएगी, सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। करना चाहे कर सकते, जरूरत नहीं है हर रोज ये काम करने की। पूरे सेशन में सिर्फ एक दो ये काम कर लेना तो काफी होता है कि सारे कंसेप्ट पूरे हो गए, लेकिन अगर करना चाहे तो डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेफरेंस दे दिए गए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे आपको एक चार्ट मिलेगा। ये चार्ट वैसे आपको देख के ही समझ आ गया होगा। क्या आपको समझ आ गया ये क्या चीज है? ये क्या है? और ये बार क्या? हाँ। हम जो भी काम करते हैं ना, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, हम ऑडिट में भी जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसको लिखते हैं, उसका एक असूल है। असूल क्या है? वर्किंग पेपर हम कहते हैं जो हम काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंटेशन। इसके साथ एक असूल लिख दें इसी चार्ट के ऊपर, वर्किंग पेपर, यहां से ऑडिट डॉक्यूमेंट। आपको कौन सा लफ्ज आसान लग रहा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या वर्किंग पेपर? चले जो भी लग रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, 100% एक ही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये वो रूल है जो किताबों में नहीं लिखा हुआ, हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया है। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस चीज को कहते हैं? जो जिसको देखे समझ आ जाए, किसी को समझाना ना पड़े। जैसे ये चार्ट मैंने कोशिश की थी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, आपने पढ़ा, आपने बता दिया, सर हमें समझ लग गई, इसका मतलब मैं अपने मकसद में कामयाब। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन भी इसी तरह की होनी चाहिए। जब भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है प्रैक्टिस में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। आपका अब देखें, एक स्टूडेंट ने कैलकुलेशन की एक चीज की, मैंने कहा इसकी वर्किंग तो शो करवाई नहीं, तो कहने लगा सर ये ऐसे है, ये प्रॉफिट है, उसको 5% से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये फिगर निकली है। तो मैंने कहा भाई आपने वर्किंग तो शो करवा देनी थी साथ। कह रहा सर बता तो रहा हूं और बता रहा है वो। क्या ये वर्किंग पेपर जो उसने प्रिपेयर किया है, जिसमें फाइनल फिगर तो ठीक लिखी हुई है, कैलकुलेशन की बेसिस शो नहीं करवाई, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? नहीं है। इसका मतलब यह हुआ आप जो भी चीज कैलकुलेट, आपका जो पेपर है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। आप जो भी चीज कैलकुलेट करें उसकी वर्किंग शो करवानी चाहिए। तो इस चार्ट से हमने ये सीखा कि हमारे वर्किंग पेपर, हम जो भी पेपर प्रिपेयर करें वो क्या होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलिए, अच्छा, इससे आपने ये अंदाजा नहीं लगाना कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। ये अंदाजा, हर क्वेश्चन आ सकता है, हर क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि हमारे ओवरऑल सिलेबस में इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखें, आईकैप किसी भी चैप्टर में से कोई भी कंसेप्ट पूछ सकता है, और आईकैप ने ऐसा किया भी हुआ है,
ठीक है, मैं कुछ कंसेप्ट ऐसे समझता था कि आई कैप ये कभी भी टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आई कैप ने उन कंसेप्ट्स को भी टेस्ट किया हुआ है, इसलिए आपने इससे सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ आपको अंदाजा लगाने के लिए। अच्छा, एक चैप्टर है उसमें ये कम मार्क्स हैं पिछले 8-10 सालों में, और एक दूसरा चैप्टर है उसमें ज्यादा मार्क्स, तो मुझे उसको 4 दिन में कवर करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, प्रिपेयर कर, इसको मैं 1 दिन में कर लूंगा। इस तरह की आप एनालिसिस या कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन कभी नहीं करना कि इस कंसेप्ट को मैंने इस चैप्टर को कभी भी तैयार नहीं करना, क्योंकि ये पिछले 3-4 अटेम्प्ट से नहीं आया, इस अटेम्प्ट में भी नहीं आएगा। कोई इस तरह का आई कैप डिसीजन मेकिंग नहीं करता पेपर सेट करते हुए। फिर इसके बाद इस चैप्टर के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू है और एग्जामिनेबिलिटी है। देखिए, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने से पहले अगर आपको बता दिया जाए ना कि आप क्या आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो ज़हनी तौर पे आप तैयार हो जाते हैं, बेस डेवलप हो जाती है, उस बेस के ऊपर कंसेप्ट बिल्ड करना आसान हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में वहां पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज क्या सीखने जा रहे हैं, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। अच्छा, आज सर जो भी डिस्कशन करेंगे ना वो इस कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। तो उसी तरह हर चैप्टर के स्टार्ट में हमने ओवरव्यू बता दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में आप क्या चीजें सीखने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है। ये उसके कंसेप्ट से रिलेट करता है, और ये वाली बात एग्जामिनेबिलिटी से रिलेट कर रही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जामिनर के लिए कितना अहम है। इसमें से वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नॉर्मली टेस्ट करता है या केस स्टडी, अक्सर क्वेश्चन टेस्ट करता है या कभी कभार करता है। ये सारा एनालिसिस आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा, इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, और आपको करना भी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो देखें, जो फर्स्ट पेज पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिस तरतीब से थे, आपको आगे उसी तरतीब से ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नजर आ जाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, फिर उसके बाद आगे जो भी मैंने इसमें सिखाना था आपको वो इसमें लिख दिया है। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, जो सिखाना था बता दिया। अच्छा, फिर इसके बाद हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे हमने कोशिश की है आपके कंसेप्ट्स की इमीडिएट टेस्टिंग हो जाए। देखिए, एक तरीका ये होता है सारा सिलेबस कंप्लीट करवा के आपको क्वेश्चन दिए जाए प्रैक्टिस करने के लिए। एक है चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आपको क्वेश्चन दिए जाए प्रैक्टिस करने के लिए। एक है कि हर कंसेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन दे दिए जाए, ताकि अगले कंसेप्ट पे चलने से पहले आपको पता चल जाए प्रीवियस कंसेप्ट आपने एग्जाम स्टैंडर्ड तक कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है वो चूंकि अलहदा है, स्टडी टेस्ट के साथ नहीं है, अलहदा है, तो वो आप हर कंसेप्ट क्या हर चैप्टर के बाद भी अगर ढूंढना चाहे ना इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है, वो मुश्किल होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उन क्वेश्चंस को कंसेप्ट वाइज क्लासिफाई करके यहां पे बिल्ड कर दिया। जैसे आप देख रहे होंगे कि पहला कंसेप्ट खत्म हुआ, उसके साथ ही ये बॉक्स, ग्रीन सा बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, इसमें क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं जो कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे जो अभी आपने पढ़ा है। और इसमें कुछ हो सकता है आई कैप के क्वेश्चन बैंक से हमने उठाए हो, लेकिन याद रखें आई कैप के क्वेश्चन बैंक में सारे पास पेपर के क्वेश्चन नहीं हैं। इसलिए अगर कोई पास पेपर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे हैं लेकिन आई कैप के क्वेश्चन बैंक में नहीं, हमने उनको भी उठा के बुक में इंक्लूड कर दिया है। लेकिन ये चूंकि आई कैप के क्वेश्चन बैंक में शामिल है, हमने उसका रेफरेंस भी दे दिया, और पास पेपर में ये किस अटेम्प्ट का क्वेश्चन था वो भी आपको बता दिया। आपने करना, अच्छा अब चूंकि आपको पता है हमारे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी है, केस, तो ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, कंसेप्ट पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये केस स्टडीज है, यानी किसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन। तो बताइए कौन सा आपने रिटन फॉर्म में करना है और कौन सा वर्बल? शाबाश, ये सुनना चाह रहा था, दोनों आपने रिटन फॉर्म में करना है, ये ज़हन में रखिएगा, ये भी रिटन फॉर्म में करना है और ये भी। अच्छा एक चीज सुनिए, हमेशा जब कभी आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद जब सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन हमेशा ये लगेगा, खास तौर पे शुरू के 2 महीने में, कि आपकी केस स्टडी गलत है, उसकी ये वाला क्वेश्चन सही है और केस स्टडी गलत है। इसकी रीजन क्या है? रीजन सुन लीजिए। रीजन ये है कि ये वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद इसके एंड पे इसका सोल्यूशन दिया होगा,
है। अगर आप देखें ना लास्ट पेज पे आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए दिया हुआ है सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन दिया, बिल्कुल सोल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा सोल्यूशन के साथ कुछ और चीजें, एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं, वो भी पढ़ने हैं, वो भी पढ़ने हैं क्या, वो ज्यादा है। क्या मार्किंग स्कीम भी है? बिल्कुल है, मार्किंग स्कीम भी आपने पढ़नी है। सॉल्यूशन से ज्यादा अहम ये एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम होते हैं, लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होता। अच्छा आप सुने, वो प्रॉब्लम जो अक्सर आपको फेस करना पड़ेगी, जिससे आप ये समझेंगे शायद आप इस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पा रहे, वो ये जब ये कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे इस सॉल्यूशन के साथ मैच कर जाया करेगा, आप कहेंगे ठीक है ये आ गया। लेकिन ये जो केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करेगी। आधी से ज्यादा केस स्टडी ऐसी हुआ करेगी जो सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करेगी। इसकी रीजन क्या इसकी रीजन ये है कि आपने गलत किया, ये भी रीजन हो सकती है कि आपने गलत, ये भी रीजन हो सकती है। लेकिन जो ज्यादा देखें, अगर जिस तरीके से उस्ताद ने सिखाया आप उसी तरीके से काम करते जाएं तो फिर ये रीजन नहीं होगी। फिर रीजन क्या होगी, क्योंकि केस स्टडीज जो है ये सॉल्व करने में जजमेंट्स अप्लाई करना पड़ती है, जजमेंट्स अप्लाई। देखें हम सारे इंसान हैं, मोर और लेस हमें एक ही तरह की प्रॉब्लम्स को जिंदगी में फेस करना पड़ता है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स, लेकिन हर इंसान का प्रॉब्लम को डील करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या हम ये कहें कि एक का तरीकाकार डिफरेंट है दूसरे से तो इसने गलत काम किया है? नहीं, वो प्रॉब्लम जो बंदा फेस कर रहा है वो अपने हालात के मुताबिक फैसला करता है कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। अब इन भाईजान ने अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, ये लॉ भी पढ़ रहे हैं, ऑडिट भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं सर मैं पहले अकाउंटिंग पढ़ता हूं बाद में लॉ फिर ऑडिट, ये कह रहे हैं सर मैं पहले ऑडिट पढ़ता हूं फिर अकाउंटिंग फिर लॉ। कौन ठीक है? दोनों कैसे, दोनों डिफरेंट है तो कैसे ठीक हो सकते हैं दोनों? हाँ सुन ले, लिख ले, डिफरेंट डज नॉट मीन रॉन्ग, डिफरेंट आंसर डज नॉट मीन रॉन्ग आंसर। खास तौर पे केस स्टडी में वो रॉन्ग हो भी सकता है, लाजमी नहीं है। रॉन्ग हो भी, मैं ये नहीं कह रहा हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है, लेकिन अगर आप उन प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट्स को फॉलो करें जो उस्ताद ने बताए हैं तो वो मेन कंसेप्ट्स आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट सेम, अल्फाज नहीं। अच्छा ये ना खास तौर पे लॉ में अक्सर बच्चे पूछा करते थे कि सर अगर हमारा सोल्यूशन आई कैप के सोल्यूशन से डिफरेंट है तो क्या हमें आई कैप नंबर देगा? हमने आई कैप से पूछा, आई कैप ने रिटर्न फॉर्म में ये बताया, आई कैप ने कहा प्रोफेशनल बॉडी है, हम रट्टा को डिस्करेज करते हैं, कंसेप्ट्स को इनकरेज करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर स्टूडेंट्स का कंसेप्ट सेम है जो बुक में है, कंसेप्ट सेम है, वर्ड्स डिफरेंट है, उसको पूरे नंबर देंगे हम। लेकिन अगर वर्ड्स डिफरेंट है और उनसे कंसेप्ट भी डिफरेंट हो जाता है उसके नंबर डिडक्ट कर लेंगे। तो ये बात समझ आ गई? क्या समझ आ गई कि वर्ड्स में बी डिफरेंट, कंसेप्ट शुड नॉट बी डिफरेंट है। केस स्टडी अटेम्प्ट करने का असूल, पेपर अटेम्प्ट करने का, थ्योरेटिकल पेपर अटेम्प्ट करने का असूल क्या हुआ? वर्ड्स में बी डिफरेंट, कंसेप्ट शुड नॉट बी डिफरेंट। तो जितनी भी केस स्टडीज होंगी ना उनमें आपके अल्फाज हमेशा फर्क होंगे, बल्कि जिनके अल्फाज सेम होंगे ना हम उनको खड़ा करके उनकी क्लास करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारी सोच और उसकी सोच एज इट इज मिल जाए। मेन कंसेप्ट सेम होंगे, मेन कंसेप्ट, अल्फाज का चुनाव हर एक का अपना होता है, वो डिफरेंट, ये जेल में। तो जब कभी केस स्टडी, खास तौर पे केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए आपको लगे कि आपका सोल्यूशन डिफरेंट है गिवन सोल्यूशन से, फौरी तौर पे इस नतीजे पे नहीं पहुंचना कि आपका सोल्यूशन गलत है, आपने पॉइंट्स मैच करने हैं। अगर पॉइंट्स मैच हो जाते हैं इसका मतलब क्या होगा? मेन पॉइंट मैच हो गए। ठीक, चलिए ये स्ट्रक्चर सारा समझ आ गया आपको। इसके बाद फिर अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, उस तरह उसके क्वेश्चन है, फिर अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है, एंड पे सॉल्यूशन दिया गया है जो उन क्वेश्चन का था, ताकि आपने जो लिखा हुआ उसके साथ उसको मैच कर सके। एग्जामिनर कमेंट्स हैं, मार्किंग प्लान है, जहां कहीं कभी कभार
मुझे लगता है कि मुझे खुद भी मेरे ऑथर कमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो लिख दिया करता हूँ, लेकिन ये कभी कभार ही होगा। फिर कुछ टिप्स वगैरह है, वो जैसे जैसे हम केस स्टडी करते जाएंगे ना आपको बताता जाऊंगा कि केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा समझ आ गया आपको? ये था हमारा बुक का। चलिए, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ये हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाइब्रिड क्लास में से पूछे कोई क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा तो लेक्चर आगे चलेगा, वरना लेक्चर आगे नहीं चलेगा। कम से कम एक। जी 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 जी। जी, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है, चेक करता है, तो उसने बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या गलत हैं। क्या ऑडिट रिपोर्ट हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाएगी या सिर्फ उस वक्त अटैच की जाएगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं? इसका जवाब है हमेशा अटैच की जाएगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं फिर भी ऑडिट रिपोर्ट साथ अटैच की जाएगी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं फिर भी साथ अटैच की जाएगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? चलिए, अब हम चलते हैं अपने पहले कंसेप्ट की तरफ, जो क्या है? ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। चलिए, अब कुछ हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या था कंसेप्ट, क्या सीखने जा रहे हैं? ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। ओरिजिन, पहले ओरिजिन की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की पहले ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास में आपने बहुत अटेंटिव होके बैठना है। हमारे पास सिर्फ 1.25 घंटा है और कंसेप्ट बहुत ज्यादा हमने कवर करने होते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि देखिए आपको मिसकंसेप्शन देना ना सब्जेक्ट के बारे में मेरे लिए बहुत आसान है। अब मैं हल्का स्लो चलता रहूँ, ठीक है? एक कंसेप्ट जो फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर में मुझे 3 कंसेप्ट पढ़ाने हैं, एक लेक्चर में मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊँ, आप भी इजी रहेंगे, हैं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा चल रहा होगा, आपको शायद समझ भी ज्यादा आ रही हो क्योंकि स्पीड मेरी स्लो होगी, और मेरी जान भी सुकून में होगी क्योंकि मैंने जो पूरे हफ्ते में, जो 2 दिन में पढ़ाना था, पूरे हफ्ते में पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन इससे अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा जब आप लास्ट 2 मंथ्स में जाएंगे, उस वक्त फिर स्पीड बढ़ जाएगी, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारा स्टार्ट में जो बर्डन हो, एंड में जो बर्डन हो, वो सेम रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शुरू में आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना पड़ेगा। देखें, लेक्चर मैंने कोशिश की है इस तरीके से बिल्ड हो कि एक बच्चा जिसका जीरो कंसेप्ट है, इससे पहले उसने ऑडिट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, FR2 नहीं पढ़ी हुई, उससे सीला नहीं पढ़ा हुआ, इंशाल्लाह उसको भी समझ आ जाएगा। लेकिन अटेंटिव हो कि आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में हम कोशिश करेंगे 1 मिनट भी हमारा ज़ाया ना हो, ठीक है? तो जो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश करें फुल अटेंशन के साथ बैठेंगे, क्विकली पिक कर लेंगे। नहीं समझ आई तो दरम्यान में जब ब्रेक दूंगा आपने क्वेश्चन पूछ लेना। तो ओरिजिन क्या हमारा हुआ? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? जब पहिया इजाद, 18वीं सेंचुरी में पहिया इजाद हुआ, ठीक है? उसके बाद मशीनरी इजाद हुई। मशीनरी इजाद हुई तो पहले जो मैनुअली काम होता था अब मशीन्स के जरिए से होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, यानी मशीनरी इजाद होने से पहले, 2 तरह के बिजनेस दुनिया में चलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है और वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है। एक ओनर होता है, वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है। एम्प्लॉइज हो सकता है और भी रखे हों, एम्प्लॉइज और भी, लेकिन ओनर उसका कितने होंगे? एक, और वही बिजनेस को मैनेज करा। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? ओनर्स की तादाद 1 से ज्यादा होती है, लेकिन वो भी लिमिटेड होती है 20 तक,
ठीक है, 20 तक। वही पार्टनर्स बिजनेस के ओनर्स भी होते हैं और वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे होते हैं। वही ओनर भी है, बिजनेस का एम्प्लॉइज हो सकता है रखे हो, लेकिन वही ओनर है, वही मैं, लेकिन तादाद फिर भी 20 तक है। जब मशीनरी ईजाद हुई ना तो मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव थी। इवन आज भी अगर आप देखें ना, आपने एयरलाइन कंपनी बनानी है, आपने टेक्सटाइल कंपनी बिल्ड करनी है, आपने शुगर कंपनी बिल्ड कर, आपको जो मशीनरी खरीदनी पड़ेगी वो बड़ी एक्सपेंसिव होगी। उस वक्त तो जब ये नई नई ईजाद हुई, आपको तो नई चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव होती थी। किसी भी एक पर्सन के पास नॉर्मली, या इवन एक से ज़्यादा 8-10 लोगों के पास भी मिलकर इतने पैसे नहीं होते थे मशीनरी खरीद सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं जिसमें मेंबर्स की तादाद, शेयर होल्डर्स की तादाद, ओनर्स की तादाद अनलिमिटेड हो जाए। एक तरह से जितने भी पैसे चाहिए उनको हम उस लिहाज से शेयर होल्डर्स की तादाद बढ़ा लें और पैसों को इकट्ठा कर सकें। तो इस वजह से कंसेप्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। अगर इस कंसेप्ट को समझ लिया ना तो हमारे ऑडिट के बहुत से कंसेप्ट्स आप साथ समझ लेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी समझाना क्या चाह रहा हूं आपको कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जब आई मार्केट में, ये कंसेप्ट आया तो ये कैसे डिफरेंट थी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो चीजें थी जिनकी वजह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। ठीक है, पहली चीज तो ये कि इसमें मेंबर्स की तादाद जो है वो ज्यादा, क्योंकि पैसे ज्यादा चाहिए होते थे। जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चलाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए नहीं। बेकरी की दुकान आपने स्टार्ट करनी है ना, बेकरी के घर के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है सिर्फ। हाँ, पैसे लें, चीजें खरीदें, बिजनेस शुरू कर दें। लेकिन अगर एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस लाना चाहते हैं, उसमें मशीनरी, कंप्लेक्स मशीनरी यूज होती है, उसके लिए स्पेशल नॉलेज या स्किल चाहिए। एयरलाइन करना चाहते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ पैसा है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते, नहीं, पैसे से आप जहाज को खरीद तो सकते हैं, उसे उड़ा नहीं सकते। उसे उड़ाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होगी। ठीक है, इसी तरह पैसे से आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना सकते हैं, किसी भी एक पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए एमबीबीएस क्वालिफाइड बनने की जरूरत होगी। एग्री करते हैं इन बातों से? तो जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें मशीनरी को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत है, मशीनरी को चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल की जरूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिसके पास पैसा है उसके पास स्किल भी है, बाज़ औक़ात ऐसा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जिनके पास पैसा है उनके पास हो सकता है रेलिवेंट एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल ना हो, और जिनके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस, स्किल है, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। तो ज्यादातर वाली सिचुएशन को हम लेके आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर वाली से ज्यादातर सिचुएशन क्या है कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने सेटअप करनी है, उसमें बहुत से शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने पैसे इन्वेस्ट करके एसेट्स खरीदे, कंपनी स्टार्ट कर दी, लेकिन इसको चलाने के लिए उनके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं है। रेलिवेंट स्किल्स नहीं है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया कि भाई जिन जिनको जहाज उड़ाना आता है, जो जो एमबीबीएस क्वालिफाइड है, जिन जिनको ये मशीनरी रन करना, वो आए, इंटरव्यू दें, हम उसको अपॉइंट कर देते हैं। कुछ लोग आए, इन लोगों के पास पैसा है, स्किल नहीं। ये जो दूसरे लोग आए इनके पास स्किल है, पैसा नहीं है। इनको हम नाम देते हैं फॉर द टाइम बीइंग मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का। ठीक है, ये हैं ओनर्स, ओनर्स। ठीक है, ओनर्स, ओनर्स कह ले। और आपको पता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो तो इसे शेयर होल्डर कहा जाता है, पार्टनरशिप हो तो इनको पार्टनर कहा जाएगा, सोल प्रोप्राइटर हो तो सोल प्रोप्राइटर कहा जाएगा। कंपनी की एग्जांपल लेके आगे चलना। शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने क्या किया, अपॉइंट किया मैनेजमेंट को, अपॉइंट किया मैनेजमेंट को। ठीक है, अपॉइंट करने के बाद मैनेजमेंट ने कहा सर हमारा काम क्या होगा, इन्होंने कहा आपका काम ये होगा सारा साल, हम चूंकि टेक्निकल लोग नहीं हैं,
हम डे टू डे एक्टिविटीज में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम रोज रोज आपकी चेकिंग नहीं करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन कितनी है, किसको सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, किसको उधार सेल कर रहे हैं, किसको कैश में सेल कर रहे हैं, उधार सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट पीरियड कितना है, ये सारी चीजें हम चेक नहीं करेंगे। हमने आपको पॉइंट कर दिया ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारा कैश है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये इन्वेंट्री है, ये फिक्स है, सारा कुछ आपके हवाले, आप इस बिजनेस को रन करें। हम साल के बाद आएंगे, हम साल के बाद आएंगे और आपसे सारा हिसाब किताब ले लेंगे। हिसाब किताब किस शक्ल में लेंगे, हिसाब किताब किस शक्ल में लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को F/S लिख रहा हूं, आपने पूरा ही लिखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में हिसाब किताब लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा सारा साल आपने कैसा काम किया, अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। ठीक है, मैनेजमेंट ने कहा अच्छा ठीक है सर, हम ये सारा काम करेंगे, बताइए हमें क्या मिलेगा, बदले में हमें क्या मिलेगा। शेयर होल्डर्स ने कहा आपके लिए दो चीजें हैं। पहली चीज, आपको हर महीने सैलरी मिलती रहेगी। दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसका 10%, 20%, 5% आपको बोनस के तौर पे, कमीशन के तौर पे देंगे। आपने अकाउंटिंग में शायद इस तरह की एडजस्टमेंट शायद कहीं पड़ी होगी। तो बोनस के तौर पे आपको, मैनेजमेंट खुश हो गए। अच्छा, एक चीज जो शेयर होल्डर्स ने नहीं बताई लेकिन वो अंडरस्टूड था, क्या, कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इनको बोनस मिलेगा, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो इनको चेंज भी किया जा सकता है। ना सिर्फ ये कि बोनस नहीं मिलेगा बल्कि इनको चेंज भी किया जा सकता है। ये एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट ने कहा शेयर होल्डर जी सर आप घर जाइए और 1 साल के बाद आ जाइएगा। यहां तक कहानी सारी समझ आ गई। यहां स्टोरी को यहां पे रुक के मैं आपके साथ एक कंसेप्ट शेयर करना चाह रहा हूं। वो कंसेप्ट क्या है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? अगर आप इन दोनों का रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहें तो आपके पास 3 अल्फाज हैं। इन 3 अल्फाज में आप इस रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। पहला लफ्ज है स्टीवर्डशिप या स्टीवर्ड्स। दूसरा लफ्ज है एजेंट या एजेंसी, एजेंट। और तीसरा लफ्ज है अकाउंटेबल। स्टीवर्डशिप किसको कहते हैं या स्टीवर्ड किसको कहते हैं? ये कहते हैं जिनके पास अमानत होती है लोगों की। इस रिलेशनशिप में कौन अमानतदार है? किसके पास अमानत है? मैनेजमेंट के पास। तो क्या हम ये कह, मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर के एसेट्स को लुक आफ्टर करना है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर स्टीवर्ड्स ऑफ शेयर होल्डर? चलिए, ये पहला कंसेप्ट ओके हो गया। दूसरा कंसेप्ट एजेंट। आपने वो बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, उसके बाद एजेंट के लिए जरूरी है प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, वो अपने ही फायदे की बात ना सोचता रहे। इस रिलेशनशिप में बताइए कौन प्रिंसिपल है? शेयर होल्डर। कौन एजेंट है? मैनेजमेंट। शाबाश, ये प्रिंसिपल। क्या मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए या अपने बेस्ट इंटरेस्ट में? शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में। ठीक है, और ये इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मैनेजमेंट को शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्लियर? और दूसरा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या? हिसाब किताब देना। अब मुझे बताइए, शेयर होल्डर्स ने अपने सारे एसेट्स मैनेजमेंट के हवाले कर दिए, क्या मैनेजमेंट को इनको हिसाब किताब देने की जरूरत है? बिल्कुल हिसाब किताब देने की जरूरत। अच्छा, मैनेजमेंट वो हिसाब किताब कैसे देगी? मैनेजमेंट ये हिसाब किताब कैसे देगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके। तो हर साल के एंड पे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके जब शेयर होल्डर्स के हवाले करती है तो मैनेजमेंट अपना अकाउंटेबिलिटी का रोल अदा कर रही होती है। अकाउंटेबिलिटी, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिखा होता है कि सारा साल मैनेजमेंट ने क्या किया, अच्छे काम किए कि बुरे काम किए हैं।
हमारा भी अकाउंटेबिलिटी है, दाएं बाएं फरिश्ते हैं नोट कर रहे हैं, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। तो मैनेजमेंट ने भी सारा साल में जो, अच्छा अब अगर मेरे हाथ में होता ना ये हिसाब किताब, तो नेकियों वाली तो जो मैंने नेकियां नहीं भी की ना, क्या करता मैं, तो वो भी लिखता रहता, और जो गुनाह किए हैं साथ साथ मिटा। लेकिन मजबूरी है, ये मेरे हाथ में नहीं है ये हिसाब किताब लिखना। लेकिन सोचिए मैनेजमेंट ने जो पूरे साल का हिसाब किताब देना है किस शक्ल में देना है, फाइनेंशियल, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने प्रिपेयर करनी, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। यहां तक बताइए कंसेप्ट क्लियर, आपको रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर और मैनेजमेंट समझ आ गया। यहां से सुना वो कहानी में ट्विस्ट, साल खत्म हो गया भाई, साथ है ना मेरे, समझ आ रही है अभी तक जो चीज, मैनेजमेंट साल खत्म हो गया, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को देनी है। इन्होंने देखा, इन्होंने कहा अच्छा फाइनेंशियल में प्रिपेयर करने लगे ना, तो शेयर होल्डर से कहा सर आप टेक्निकल नॉलेज या स्किल है आपका। शेयर होल्डर ने कहा नहीं, वो होता तो हम खुद ना काम कर रहे होते। उन्होंने कहा अच्छा आपने IFRS पढ़े हुए हैं, वो क्या होता है, अच्छा तो फिर इसका मतलब आपको इम्पेयरमेंट का मतलब ही नहीं आता होगा, डेप्रिसिएशन का है, NRV का, इनटेंजिबल है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हमें तो, हम तो आम सादा से इंसान है, पैसे हैं हमारे पास, हम सिर्फ ये चाहते हैं आप हमें बता दें बिजनेस को मुनाफा हुआ कि नुकसान। उन्होंने कहा लीजिए अभी लीजिए, बन गया काम। असल में देखें शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से चाहते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनके पास आए ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि अगर प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रहा हो प्रॉफिट, अगर लॉस है लॉस हो रहा है। मैनेजमेंट ये चाहती है उनकी जो पूरे साल की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रही है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करे। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है, बेस्ट व्यू का मतलब है कि अगर लॉस हुआ है तो नजर आए प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है तो नजर आए ज्यादा से ज्यादा है। भाई दोनों के व्यू में फर्क समझ आ गया आपको, ये है ट्रू एंड फेयर व्यू, ये है बेस्ट व्यू। कन्फ्लिक्ट आ गया दोनों में। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या कि शेयर होल्डर्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैनेजमेंट इन्हें कुछ और प्रोवाइड करना चाह रही है। अब कुछ सालों तक तो मैनेजमेंट इनको गलत स्टेटमेंट्स भेजती रहे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है दुनिया का कोई भी फ्रॉड होना, रिसर्च हमें यह बताता है, कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं वो 2 घंटे बाद सामने आ जाते हैं, कुछ फ्रॉड ऐसे भी होते हैं 20 साल बाद सामने आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ्रॉड सामने आ ही वो क्यों सामने आ जाते हैं, बहुत सी रीजन है, अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। कुछ सालों के बाद शेयर होल्डर्स को यह पता चल गया कि मैनेजमेंट परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बल्कि बेस्ट व्यू दे रहे हैं। यहां तक क्लियर। अच्छा आगे चलने से पहले अपनी तरफ से कुछ कंसेप्ट ऐड करना चाह रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं आपकी प्रोफेशनल जजमेंट, मैं देखना चाह रहा हूं आप में केस स्टडी, अभी सिखाई नहीं आपको, लेकिन केस स्टडी को समझने की, अटेम्प्ट करने की एबिलिटी कितनी है। आप अगर मैनेजमेंट हो और आपका ये पर्पस हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट करनी है, आप क्या करेंगे? हाथ उठाएं, एग्जांपल देते जाए। शाबाश। मैं सर डेटर्स के लिए जो प्रोविजनल का रेट है वो कम। शाबाश। उन्होंने कहा सर डेटर प्रोविजन फॉर बैड डेट को कम कर दूंगा। शाबाश। और डेप्रिसिएशन को कम कर देंगे, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक। और इंपेयरमेंट, अगर लॉस रिकॉर्ड होना है उसकी इंपेयरमेंट नहीं कर। ये हाइब्रिड क्लास है भी, कोई एग्जांपल आ जाए। शाबाश, खुश कर दे आज मुझे हाइब्रिड क्लास वाले कोई एग्जांपल। सेल्स को बढ़ा देंगे। शाबाश, सेल्स को बढ़ा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट कर देंगे, या आईकैप की केस स्टडी के मुताबिक इसको कन्वर्ट करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी कॉस्ट से कम है लेकिन उसे कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करें। शाबाश। ये सारी एग्जांपल्स को मैं एक जुमले में समो देता हूं
कि हम कोशिश करेंगे हर इनकम और एसेट ओवरस्टेट हो और हर एक्सपेंस और लायबिलिटी अंडरस्टेट हो। ये बेसिक रूल होगा हमारे सामने। अब इसमें जिस एरिया में भी, जिस अकाउंट में भी, चाहे वो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, 2 नंबर ही हो सकते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे। बेसिक रूल क्या होगा हमारा? इनकम और एसेट्स ओवरस्टेट, एसेट्स और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट। ये है बेस्ट व्यू का मतलब, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बता, ये तो हमने मैनेजमेंट बन के सोचा ना। अब शेयर होल्डर के दोस्त हैं आप, शेयर होल्डर्स को क्या मशवरा दें? शेयर होल्डर परेशान है, कहते हैं यार हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, ठीक है, और जो गलत किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना के देती है, हम उनमें से मसले मसाइल को डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। क्या करें? सोच रहे हैं शेयर होल्डर क्या करें। हाँ जी, यहां पे इनको मशवरा ये दिया गया कि ये एक थर्ड पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर ले, जिसे कहा जाता है ऑडिटर या अश्योरेंस प्रोवाइडर। ऑडिटर या, देखिए स्टार्ट में कहा था ना आपको, अश्योरेंस सर्विस मतलब ऑडिट एंगेजमेंट, तो अश्योरेंस का मतलब ऑडिटर, तो अश्योरेंस प्रोवाइडर का मतलब ऑडिटर, एक ही बात है, ऑडिटर। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, क्या अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट से सीधी शेयर होल्डर के पास जाएंगी, या पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर के पास जाएंगी, और फिर ये ऑडिटर से के थ्रू ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट देगा। और अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ शेयर होल्डर को जाएंगे। बताइए कौन सी सिचुएशन बेहतर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली जाएं शेयर होल्डर के पास, या ऑडिट होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट के साथ जाएं? ये ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अब इस ऑडिट रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे ना, ये ऑडिट रिपोर्ट की 2 बड़ी टाइप्स हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट की 2 बड़ी टाइप्स हैं। अब ये यहां पे टाइप्स आपके सामने लिख देता हूं। या तो ये रिपोर्ट होगी अनमोडिफाइड, या ये रिपोर्ट होगी मॉडिफाइड। आसान अल्फाज में, या तो ऑडिटर ने रिपोर्ट में लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, या लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, इसे कहते हैं अनमोडिफाइड, और अगर लिखा हो इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या लिखा, तो कौन सी रिपोर्ट देगा? मॉडिफाइड। भाई ये कंसर्न पिक किया, ठीक है। अच्छा, अनमोडिफाइड, अगर यहां तक समझ आ रहा है तो हिम्मत करके कुछ मजीद कंसेप्ट ऐड कर दूं, ओवरबर्डन तो नहीं हो जाएगा? देखिए आप कहेंगे तो आगे चलूंगा। चलें आगे, समझ आ रही है जी? हाइब्रिड वाली क्लास में से मुझे बता दें, आगे चलें जी। हाइब्रिड क्लास में से कोई स्टूडेंट बता दे। चलिए जी, शाबाश। अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड के अल्फाज क्या होते हैं? अनमोडिफाइड के अल्फाज क्या हो? अनमोडिफाइड के अल्फाज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, जरा बताइए, सिखाया नहीं आपको, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूं, मॉडिफाइड के वर्डिंग क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ, बेस्ट व्यू, बिल्कुल। डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब बेस्ट व्यू हो गया। अनमोडिफाइड की वर्डिंग क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मॉडिफाइड की वर्डिंग क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे एक अहम कंसेप्ट है, इन
मटीरियल रिस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकली ना सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं करता, आगे लिखता है इन मटीरियल रिस्पेक्ट्स, इन मटीरियल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, मटीरियल रिस्पेक्ट। अच्छा, बिजनेसमैन होता ना, याद रखें, बिजनेसमैन जो एक मूवी थी, उस मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आ गया है, मूवी का उसमें कुछ विलन और हीरो की ना आपस में नहीं, बल्कि एक बड़ा विलन था, एक छोटा विलन था। हीरो का रोल उसमें एक छोटे विलन का था उस वक्त, उस सीन तक। तो जो बड़ा हीरो है, जो सॉरी बड़ा विलन है, वो छोटे विलन को ना समझा रहा होता है, एक असूल समझाता है बिजनेस का। आपने मुझे बताना है असूल ठीक है कि नहीं, आप इससे एग्री करते हैं? क्या कहता है? कहता है हीरो का कारोबार करने वाले लकड़ी के डब्बों की परवाह नहीं करते। क्या कहा? हीरो का कारोबार करने वाले लकड़ी के डब्बों की परवाह नहीं करते हैं। मुझे बताइए, हीरे बेचे, लकड़ी के डब्बों में पैक किया, ओ लकड़ी के डब्बे के पैसे लेना तो भूल गए, क्या वैसे बिल भेजना चाहे? ऐसे नहीं, ये छोटी बात हो गई है, छोटी। तो जो बड़ी बात होती है ना हमारे, इसी तरह हमारा बिजनेस, भाई हम ऑडिटर हैं, हम तो कोयलों का काम थोड़ी कर रहे हैं, हम भी तो हीरो का काम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें हमारे बिजनेस में भी, हमारे प्रोफेशन में भी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ बड़ी। और ये कंसेप्ट याद रखें हर पर्सन पे अप्लाई होता है। इवन आप स्टूडेंट है ना, बाजू का ऐसा होता है, आप गए 5,000 का या 1,000 का नोट दिया आपने और दुकानदार ने पैसे वापस किए। आप बड़े बड़े नोट तो गिन लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे नोट होंगे शायद 10-10 वाले, वो सिर्फ देख ले यार 2-4 हैं बस, ठीक है, नहीं गिने पूरे। सम टाइम ऐसा, क्योंकि बड़े बड़े नोट्स आपने काउंट कर लिए, थोड़ा बहुत आपने कहा चले खैर। ये जो छोटा मोटा होता है ना, जो हमारे लिए अहम नहीं होता, जो चीज अहम नहीं होती, उसको हम ऑडिट में एक खास नाम से याद करते हैं, और जो चीज अहम होती है उसको एक खास नाम से। जो अहम होती है उसे कहते हैं मटीरियल, और जो अहम नहीं होती इममटेरियल। नॉट मटेरियल नहीं, इम, इंग्लिश पढ़ी है ना, इम का मतलब होता है नॉट, नॉट की सेंस देता है। तो यहां पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाईजान इसको समझ लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन मटेरियल रिस्पेक्ट। इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं कह रहा, इन मटीरियल। मटीरियल का लफ्ज आना जरूरी है। अगर सिर्फ ऑल का लफ्ज आएगा वो गलत। सिर्फ ऑल का लफ्ज आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? मैंने 1-1 रुपया चेक कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन मटीरियल, ऑल नहीं। ऑल का मतलब क्या है? 1-1 रुपए की हर ट्रांजैक्शन चेक कर ली, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो। वो कहता नहीं भाईजान, हमने बड़ी बड़ी चीजें सारी चेक कर ली, हीरे सारे पूरे हैं, लकड़ी के डब्बों में 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारे प्रोफेशन पे बिजनेसमैन केस कर देते हैं, कहते हैं लकड़ी के डब्बे गुम हुए थे 4, अब वो क्यों नहीं बताए तुमने? हमने कहा भाई तुम्हें लकड़ी के डब्बे याद हैं, जो 1000 वो जो हीरे थे वो पूरे किए हैं, वो तो ठीक है ना, हाँ वो ठीक है, वो क्यों नहीं देख रहे? तो ये जहन में रखिएगा, हमने एज प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब वेरीफाई करना है ना, तो हर चीज को नहीं, मटीरियल रिस्पेक्ट, ऑल रिस्पेक्ट नहीं, मटीरियल रिस्पेक्ट पे बताना है फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू की। क्लियर हो गई बात? अच्छा मुझे बताइए, यहां पे थोड़ी सी गपशप। ऑडिटर का इस सारी स्टोरी के अंदर 3 पार्टीज हैं, 3 कैरेक्टर हैं, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, ऑडिटर। इस स्टोरी का हीरो कौन है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑडिटर हीरो है, और अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विलन है, विलन है। बहरहाल ऑडिटर। अच्छा हम क्या बनने जा रहे हैं? शेयर होल्डर, मैनेजमेंट या ऑडिटर? ये सारा सब्जेक्ट आपको सिखाएगा कि आपने ये काम कैसे करना है। क्लियर जी? अच्छा, अब शेयर होल्डर को जब पता चला, रिपोर्ट आई, शेयर होल्डर्स तो बहुत खुशी से उछल पड़े,
उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं चलता था पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी गलतियां होती हैं, आपने तो मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर दी। आपने तो मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स, अल्फाज पे गौर कीजिए, मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट कह रहा हूं, ऑल मिस स्टेटमेंट्स नहीं कह रहा। क्यों? लकड़ी के डब्बे हो सकता है ऊंच नीच हो जाए, हीरे बुरे होंगे। मटीरियल रिस्पेक्ट्स में हम बात कर रहे हैं, ऑल रिस्पेक्ट्स में नहीं। शेयर होल्डर ने कहा बड़ी बड़ी गलती आपने निकाली, ये भी बहुत है, ये भी उनसे अच्छा। इनसे जब मैनेजमेंट को भी पता चलना शुरू हुआ ना अब हमारी चेकिंग होनी है, तो मैनेजमेंट ने भी अपना काम सही से करना शुरू कर दिया, सही से करना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट को पहले होता था फियर, पहले होता था इंसेंटिव, ठीक है, इस वजह से मैनेजमेंट गलत काम करते थे। भाई मैनेजमेंट देखें, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ करती थी ना, किस वजह से? बोनस मिलेगा इस वजह से। और एक डर भी होता, एक होता है लालच, एक होता है डर, है। किसी भी इंसान से काम करवाने हो ना, अच्छा काम करवाना हो या गलत काम करवाना हो, आपके पास ये दो पावर्स होनी जरूरी है। या तो लालच क्रिएट कर सके उस बंदे के लिए, या डर। लालच का मतलब इंसेंटिव और डर का मतलब प्रेशर, फियर। तो मैनेजमेंट को तो दोनों ही थे। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट तो करती है, क्यों करती है, ये क्यों करती है ना, इसमें ये दो अल्फाज मैं आपको बताऊंगा, इंसेंटिव की वजह से और फियर या प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब देखें, हम नेकी करने को दिल नहीं करता, गुनाह करने को दिल नेचुरल है ना, क्या करें भाई, सच है तो सच, नहीं दिल कर, लेकिन हम नेकी करते हैं तकलीफ के बावजूद, और गुनाह में लज्जत के बावजूद उसको छोड़ देते हैं। क्यों? लालच है और डर है। लालच किसका? जन्नत का। और डर किसका? जहन्नम का। नहीं होगा, फर्ज कीजिए अगर ना हो तो मैं तो ना कोई, मतलब कम से कम अपनी बात कर, ठीक है याशी करे। तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी फियर था इस, और लेकिन अब मैनेजमेंट को जो पता है, अब भैया हिसाब किताब होना है, हिसाब किताब होना है, और मालनामा शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। कुछ गड़बड़ करेंगे भी तो पता चल, तो बताइए अब मैनेजमेंट अपनी भी गड़बड़ कम कर देगी कि नहीं कर देगी? तो ऑडिट होने से शेयर होल्डर्स को फायदा क्या हुआ? शेयर होल्डर्स बड़े खुश हुए। क्यों? उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ज्यादातर मिस स्टेटमेंट इन्होंने मशहूरी करना शुरू कर दी अपने दोस्तों, बाकी के शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर को इन शेयर होल्डर ने कहा, ओ भाई आप किस दुनिया में रह रहे हो, ऑडिट प्रोफेशन आ गया है, ऑडिटर की सर्विसेज हासिल कीजिए। मैनेजमेंट जो दाव पेच करती है, जो फ्रॉड करती है, उससे छुटकारा पाइए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर्स ने भी इनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया, और इतना यहां से हमारा प्रोफेशन ग्रो किया। शुरू में जो हमारे अबाउजाज ने जो 150 साल उन्होंने दिन रात एक की और बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, तो इससे हमारा प्रोफेशन और इतना प्रमोट हुआ कि अब दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये लाजमी करार दे दिया गया है कि जब कभी कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भेजेगी ना, तो ऑडिट करवाना लाजमी है। और आप में से जिन स्टूडेंट्स ने कैफ 7 कंपनी ला पढ़ा होगा ना, उनको पता होगा कि पाकिस्तान में भी ये रिक्वायरमेंट है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, वो नहीं पेड अप कैपिटल होता था शायद, क्या होता था 1 मिलियन से ज्यादा है या जितना भी होता था, उस तरफ नहीं जाते, कौन सा ला पढ़ रहे हैं। बड़ी कंपनीज के लिए लाजमी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कभी शेयर होल्डर को भिजवाएंगी, ऑडिट लाजमी करवाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट के साथ भिजवाई जाएंगी। भाई यहां तक ये बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे एक और कंसेप्ट, बोनस कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, आप भी क्या याद करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इनके लिए तो ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड बाय लॉ है। जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी, जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ हो क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी।
और जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होती नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी। आपका दोस्त आके कहने लगा शाम को, कह लगा ऑडिट का प्रोफेशन, ऑडिटर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। ऑडिट तो इस वजह से लोग करवाते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है। आप उसकी बात से एग्री करेंगे? उन्होंने कहा कि भाई एक वक्त ऐसा भी तो था जब ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, तब भी लोग ऑडिट करवाते थे, उन्हें कोई फायदा नजर आया था तो ऑडिट करवाते थे ना। दोस्त कहने लगा उस वक्त की बात ना करो, आज की बात करो। मेरा यह कहना है अगर आज ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ ना होता तो कोई ना ऑडिट करवाता। आपने कहा गलत, आज की दुनिया में साबित कर देते हैं। अगर ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ हुआ स्टैट्यूटरी। कुछ बिजनेस ऐसे हैं पाकिस्तान में उनके लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे पार्टनरशिप, जैसे एनजीओज, जैसे स्मॉल कंपनीज, इनके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड, लेकिन स्टिल समटाइम ये भी ऑडिट करवाती हैं। स्टिल ये भी समटाइम ऑडिट करवाती हैं। तो दुनिया में दो तरह के ऑडिट होते हैं, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा होता है? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा होता है? जो नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। तो अगर मुझे यह समझ नहीं आती, अगर कोई ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड ही नहीं है तो लोग क्यों ऑडिट करवाते हैं? लोग क्यों, उनको कोई बेनिफिट्स नजर आते हैं तो वो करवाते हैं ना। अब हम वही बेनिफिट्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेनिफिट के ऑडिट करवाने के क्या। देखिए एक तो बड़ी बात के लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गए। एक तो क्या मजीद भी कुछ बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अगर आप देखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्लैश एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑडिट या एश्योरेंस एंगेजमेंट के एडवांटेज। पहला और सबसे बड़ा, इट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी, उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों बढ़ जाता है? अगर ऑडिट करवाया हो। मोस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। इसमें पावर वर्ड कौन सा है? मोस्ट का। इसको अंडरलाइन कर लें। आल नहीं लिखा हुआ। और अब आपको पता चल गया आल क्यों नहीं लिखा हुआ, इसकी रीजन भी पता चल गई। मटीरियल एस्पेक्ट्स की वजह से, क्योंकि हम जो काम करते हैं डायमंड्स के ऊपर फोकस करते हैं हम, ठीक है, डब्बों पे नहीं। बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट। फिर इसके बाद एक बेनिफिट ये, फिर दूसरा अब ये मैं ये थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर समझाता हूं। इट असिस्ट इन सेल और परचेज ऑफ बिजनेस। जब मेरे आर्टिकल्स का तीसरा साल चल रहा था तो हमारी फर्म के पास एंगेजमेंट आई। उस कंपनी के लिए उस वक्त उस ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑडिट किया। किस वजह से किया जाए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना कुछ शेयर बेचने थे पीटीसीएल के। तो जो इंटरनेशनल बायर था ना, उसने कहा मैं शेयर्स तब खरीदूंगा जब आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा पीटीसीएल कंपनी तो है ही। ये रेंट था 30 जून पीटीसीएल का। उन्होंने कहा 30 जून को ऑडिट तो होना ही है। तो आपके ख्याल में क्या ये बात ही निगोशिएशन हो रही थी जनवरी फरवरी में? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 जून तक का इंतजार किया होगा कि 30 जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल पूरा होगा, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होना ही है तो तब ऑडिट करवा लेंगे? तब वो ना गवर्नमेंट कह रही थी हमें कल के मिलते आज पैसे मिले, आज पैसे। तो उन्होंने कहा हालांकि कंपनीज के लिए 12 महीनों के बाद ऑडिट रिक्वायर्ड होता है, 7 महीनों के बाद ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन उस केस में खास तौर पे गवर्नमेंट ने 7 महीनों का ऑडिट करवाया। किस लिए? क्योंकि बायर ने कहा था जब तक मेरे सामने लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आएगी मैं पैसे नहीं दूंगा। पिछले साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इस साल की बनने में 5 महीने। तो अब तो बताइए, अब उसके बाद फिर डील फाइनल हो गई।
क्या बताइए, ऑडिट की वजह से सेल और परचेज ऑफ बिजनेस में असिस्टेंस हुई। इसी तरह जब आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाए ना, बैंक सबसे पहली चीज आपको पता है पर्पस पूछता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जो चीज बैंक रिक्वायर करता है वो कहता है अगर आप बिजनेस होना याद रखें, दुनिया का हर बिजनेस दुनिया के किसी भी बैंक से जब लोन लेने के लिए जाएगा ना, वो उससे लाजमी एक चीज प्रैक्टिस में रिक्वायर करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि पता चले उसके कितने एसेट्स हैं, कितनी सिक्योरिटी है। तो ऑडिट का एक फायदा तो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। एक फायदा ये भी होता है सेल परचेज ऑफ बिजनेस में भी हेल्पफुल होता है। एक फायदा ये भी होता है लोन लेने में भी हेल्पफुल होता है। एक और फायदा जो उसने नहीं लिखा हुआ, टैक्स रिटर्न फाइल होने में भी काम आता है। ठीक है, अगर टैक्स रिटर्न जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे फाइल करें, वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसमें ज्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होती। फिर इसके बाद जी फोर्थ में सेल परचेज में देखें, अगर आपने गाड़ी बेचनी है, फर्ज कीजिए, तो गाड़ी एक है कि बायर एज सेलर एज इट इज बायर के सामने गाड़ी रख दे, क्या बायर आपको गाड़ी खरीद लेनी चाहिए? और अगर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन, वो उसको इंस्पेक्शन करके उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेट दे दे कि ये गाड़ी, इसका इंजन वगैरह सारी चीजें ठीक है और ये इसकी लाइफ होगी वगैरह वगैरह, तो फिर ज्यादा सेल होने के चांसेस हैं कि वो सर्टिफिकेट के बगैर सेल होने के। उसी तरह जब हमने बिजनेस भी सेल करना होता है ना, तो ऑडिटर उस बिजनेस को चेक करके बताता है कि इसके एसेट्स और लायबिलिटीज की लेटेस्ट ट्रू वैल्यू क्या है। वरना बेचने वाला तो यही कहेगा मेरा एसेट करोड़ों का है, और खरीदने वाला कहेगा भाई हजारों का है। तो डील कहां पे फाइनल? जहां पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन, कौन? इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अच्छा मुझे ये बताइए, अब आपने सवाल किया, अब एक सवाल फिर मेरा भी। ये ऑडिटर है, इसको किसका रिश्तेदार होना चाहिए, शेयर होल्डर का कि मैनेजमेंट का? किसी का भी नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शाबाश। क्यों? अगर ये मैनेजमेंट का रिश्तेदार होगा तो इसके साथ मिलके शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड करेगा, और अगर शेयर होल्डर का रिश्तेदार होगा तो उसके साथ मिलके हो सकता है गवर्नमेंट को फ्रॉड करे। बाज़-औक़ात होता है मिलके गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किए जाते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ कंपनीज के टैक्स के फ्रॉड सामने आ रहे हैं कि उनका टैक्स लायबिलिटी जो थी वो अंडरस्टेटेड थे। तो अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट ना हो दोनों से, तो फिर फ्रॉड हो सकते हैं। इसलिए ऑडिटर को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके ऊपर बाद में फिर कभी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना याद कर लीजिए। सर बैंक से लोन लेते वक्त उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे या उनको देते वक्त? जी भाई, बैंक बताता है कि उसे लेटेस्ट किस पीरियड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। ठीक है, ये हमारे जनरल कंसेप्ट्स हैं, ये जनरल कंसेप्ट्स हैं। इट कंफर्म्स दैट मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। बेनिफिट समझ आ रहे हैं ना, कि मैनेजमेंट अपनी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी कर रही है। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या होती हैं? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे अगर आपने कैफ 7 कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको याद होगा कि उसमें डायरेक्टर, उसमें जिम्मेदारी थी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट की थी, एसेट्स, लायबिलिटी, सेल, परचेज। अच्छा, किसी स्टूडेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पता है? मुझे याद है कंपनी लॉ में दोनों कंसेप्ट अलग-अलग होते हैं। हाँ, ये काउंटिंग साइकिल का आधा हिस्सा कहलाता है, फर्स्ट हाफ कहलाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और काउंटिंग साइकिल का सेकंड हाफ कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो जर्नल लेजर ट्रायल है बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर चेक कर, लेकिन आपके ख्याल में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ऑडिटर चेक करता होगा कि नहीं? बिल्कुल करता होगा।
तो उससे ये भी पता चल जाता होगा कि नहीं कि मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए कि नहीं, बिल्कुल करता है। तो ऑडिट करने से ये भी कंफर्म हो जाता है क्या कि मैनेजमेंट ने अपनी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी की है कि नहीं की। अब आप कहेंगे सर स्टैट्यूटरी ड्यूटी की तो एग्जांपल समझ आ गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉन, क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना। नॉन स्टैट्यूटरी की एग्जांपल क्या है? देखिए ये बाज़ औक़ात शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स भी मैनेजमेंट को कह देते हैं ये काम करो, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स ने कोई काम कहा हुआ मैनेजमेंट ये काम करो, वो स्टैट्यूटरी होगा कि नॉन स्टैट्यूटरी? लेकिन ऑडिट करने से ये पता चल जाएगा वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके आगे एग्जांपल्स बहुत सी आएंगी, बेफिक्र है, बेफिक्र। अभी मैं ज्यादा एग्जांपल्स खुद भी नहीं दे रहा क्योंकि कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। लास्ट है ऑडिटर आइडेंटिफाइज डेफिशिएंसीज इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड गिव्स रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट टू इंप्रूव इट। खत्म। आज का लेक्चर यहां पे क्लियर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ शाबाश, यही सुना। ओ भाईजान सेकंड पॉइंट समझ आ गया आपको? पूछा क्यों नहीं? कल पढ़ेंगे, ये मैंने बोलना था, ये इम्प्लाइड नहीं है। लेकिन आपने याद कर लेना है, आपने याद। देखिए याद करने के लिए समझने की जरूरत तो नहीं ना होती, समझ आ जाए तो याद करना आसान हो जाता है, लेकिन ना समझ आए याद तो फिर भी हो सकता है। एंड में सुन ले, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर रहा हूं एंड में 2 मिनट्स क्विक रिवीजन, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए जो कुछ मैंने समझाना था आपने सारी अहम चीजें समझ ली है कि नहीं। पहली चीज, हमारा ऑडिट स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सामने आया, उसमें शेयर होल्डर्स अलग लोग होते थे और मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स बिजनेस को रन करने वाले अलग होते थे। इन दोनों का रिलेशनशिप हम 3 अल्फाज से बता सकते हैं। पहला स्टीवर्डशिप, एजेंट, अकाउंटेबिलिटी। मैनेजमेंट या शेयर होल्डर स्टीवर्ड्स हैं, मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लिए स्टीवर्ड्स है, मैनेजमेंट एजेंट है शेयर होल्डर्स की, मैनेजमेंट अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स है। लेकिन मैनेजमेंट इस अकाउंटेबिलिटी के लिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती थी ना, उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता था। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या? मैनेजमेंट अपना बेस्ट व्यू प्रेजेंट करती थी, शेयर होल्डर अपना ट्रू एंड फेयर व्यू चाह रहे थे। इस बेस्ट व्यू में मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हेरफेर करती थी, तो उसका तरीका वारदात क्या होता था? एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करते थे। इससे निजात के लिए क्या किया गया? ऑडिटर को अपॉइंट किया। ऑडिटर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ऑडिटर चेक करता है और उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देता है। वो रिपोर्ट 2 तरह की हो सकती है, अनमोडिफाइड। पहले अनमोडिफाइड हमेशा बोलना है, फिर मॉडिफाइड। तरतीब में भी कंसेप्ट छुपे होते हैं, तरतीब में भी। अनमोडिफाइड का मतलब क्या है? ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। अच्छा, इन मटेरियल रिस्पेक्ट है, ऑल रिस्पेक्ट्स नहीं, इन मटेरियल। और मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, अनमोडिफाइड क्या? अच्छा, ऑडिट 2 तरह के होते हैं, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन सा होता है? रिक्वायर्ड। नॉन स्टैट्यूटरी कौन सा? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ ना हो। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो डिस्कशन होगी ना ऑफिशियली जो शामिल है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट शामिल है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो क्यों करवाया जाता है? इससे कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स 4 समझा दिए, 5वां नहीं समझाया। ठीक है, 4 बेनिफिट्स कौन से हैं? Assisting grant of loan, assisting sale and purchase. Most of the misstatements are identified. और confirm management performing statutory, non statutory और internal control जो कल समझाना है। अच्छा, आखिरी चीज भाई कैश कुछ नहीं रह गया है, आपसे कहा था। आखिरी चीज इनाम दूंगा। इस पूरे लेक्चर के दौरान चलते चलते कल मिलेगा आपको इनाम, कल मिलेगा। मैंने लफ्ज यूज किया मटेरियल का।
क्वेश्चन ये है कि क्या मटेरियल को कैलकुलेट किया जा सकता है मटेरियलिटी का, इसका कोई फार्मूला है? मैंने लेक्चर के दौरान चलते चलते सिर्फ एक जगह पे सरसरी तौर पे ये फार्मूला बताया था। कोई स्टूडेंट बता सकता है कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा? सर उसका 5% देखेंगे। किसका 5% देखेंगे? उसका जो रिस्क आ रहा है सर, उसका जिस भी फिगर का करना है, या कि हमें स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है किसमें? प्रॉफिट। इधर से कोई आवाज आई थी पहले क्या? हाँ, प्रॉफिट का 5%। शाबाश, ये भाई को कल आती प्राइस देना आपने। शाबाश। प्रॉफिट क्या मटीरियलिटी को कैलकुलेट भी किया जा सकता है? उसके लिए फार्मूला चाहिए, वो फार्मूला क्या है? 5%। शाबाश। चलिए घर जाके आपने रीड लाजमी करना है, असाइनमेंट आपको रिटन फॉर्म में दे दी गई है, असाइनमेंट भी करना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।